पता नहीं, मेरी तो क्लास चलेगी, मैं तो क्लास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात कर रही हूँ, घटाओ मत क्लासेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पीसीबी की क्लासेस कैंसिल हो गई हैं टिल सितंबर, पता नहीं। ओके ओके ग्रेट, चलिए हाय करीना, हाय क्रिश, सबको हाय हेलो गुड आफ्टरनून। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में अपन ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन तक बात कर ली थी, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कर लिया था अपन ने, यहां तक बात हो गई थी, ये एक्स्ट्रा बात हो गई थी। ओके, नाउ आई विल टॉक ऑफ रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, we'll talk of Haldane effect. Haldane इफेक्ट, जो कुछ भी क्लोराइड शिफ्ट में पड़ा, अब उसका पूरा रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे हैल्डेन में। मुझे नहीं पता, अंश हाय, दिव्या मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट ही नहीं देखा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, ठीक है। चलो अब क्या क्या पढ़ा था अपन ने एक बार देख लेते हैं। रिवर्स चलाएंगे, आरबीसी के अंदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना हुआ है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में 5% कार्बन डाइऑक्साइड घुला मिला हुआ है, 5%, और बाकी मैक्सिमम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या बाइकार्बोनेट बोल सकते हो आप। यहां पर KCl बना हुआ है, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। यहां तक की सारी चीजें याद है? हेलो करीना, हाय नव्या, गुड इवनिंग, ठीक, ये सारी चीजें आपको याद है। अब ये पूरा पाथवे, ये पूरा ब्लड ट्रैवल करके जब एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, अब देखो यहां क्या होगा, ये हमारी एल्वियोलाई है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हैल्डेन इफेक्ट में होगा क्या। ये ब्लड कैपिलरीज है, यहां पर ऑक्सीजन आया है, आपने जो एयर इनहेल करी है उससे आपकी एल्वियोलाई में क्या आया है, ऑक्सीजन आया है। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ये सारी पिक्चर प्रेजेंट है, ये आप जानते हो। अब जब ये O2 रिच ब्लड इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, गुड आफ्टरनून वैभवी, हाय अल्फा मेल, पढ़ लो। अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो अब रिवर्स फिनोमिना होना स्टार्ट होएगा। दैट मीन्स अब क्या क्या चीजें होंगी ये समझते हैं। यहां ऑक्सीजन है, आरबीसी के अंदर KCl बना हुआ है, और यहां बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब ऑक्सीजन आरबीसी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि गैसेस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो यहां से हीमोग्लोबिन जो है ये टूटेगा, हीमोग्लोबिन इस तरीके से टूटेगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, अमीन ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये CO2, ये CO2 जो फॉर्म हुआ, ध्यान से देखो, ये CO2 जो फॉर्म हुआ, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 बाहर निकल गया, ठीक। अब देखो ये Hb जो है, ये Hb जो है, ये Hb O2 के साथ जुड़ेगा, ये Hb O2 के साथ जुड़ेगा। ये हीमोग्लोबिन जब इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर जुड़ रहा है तो ये KCl भी टूटेगा, ये KCl भी टूटेगा और ये भी यहां आकर जुड़ जाएगा।
और ये इस फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हुए थे, तो वापस से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, पोटेशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, आरबीसी के अंदर H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और आरबीसी के अंदर Cl- का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब यहां पर आरबीसी में जब Cl- बनता चला जा रहा है तो Cl- क्या करेगा, Cl- का इफ्लक्स हो जाएगा, Cl- का क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, यहां पर इफ्लक्स हो जाएगा। जैसे ही क्लोराइड आयन का इफ्लक्स होगा, रिवर्स हो गया, पहले इनफ्लक्स हुआ था, अब क्या हो गया, यहां पर इफ्लक्स हो गया, तो बाहर से बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो अंदर आएंगे। जब बाइकार्बोनेट आयंस अंदर आएंगे तो ये किससे जुड़ जाएंगे, ये इस H+ से जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, वापस से कार्बोनिक एसिड बना लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब आपकी केमिस्ट्री वाली मैम ने जो आपको पढ़ाया था, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये टूटेगा H2O और CO2 में, और ये CO2 भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस, दिस रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट हियर इज नाउ कॉल्ड एज हैल्डेन इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? वापस से समझो क्या हुआ है। स्लो पढ़ेंगे देवयान, टेंशन मत लो, जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। दिस इज योर ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज योर आरबीसी, दिस इज योर प्लाज्मा। वापस से समझो, फाइव % कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर है, ठीक है, ये 5% कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में चला जाएगा और कुछ प्रोपोर्शन ऑक्सीजन आकर इस प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, इसी फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल किया। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट था, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, अगर आपको याद है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन कुछ प्रोपोर्शन 3 से 2% ऑक्सीजन इस प्लाज्मा में घुल मिल जाएगा, बाकी ऑक्सीजन जो है वो इस आरबीसी के अंदर आएगा, हाँ या ना, यहां तक बात समझ में आई, ठीक। HCl क्यों टूटा, ध्यान से देखो दिव्यांग, ये ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन आरबीसी के अंदर बढ़ रहा है। अब जैसे ही ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, CO2 का कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है। अब ग्राफ कैसा होएगा, अपना ग्राफ जो है वो एसोसिएशन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक। अब एसोसिएशन जब होगा दैट मींस ये वाला पार्ट ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट ब्रेक होगा, कैसे होगा, H+ Hb NH2 CO2, ये CO2 बन गया, ये CO2 भी हमारी बॉडी से रिमूव हो गया। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, हाँ या ना, ठीक है, हमारी आरबीसी के अंदर KCl भी बना हुआ है, ठीक। अब जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो इसके साथ एक पोटेशियम आयन भी जुड़ेगा, तो इस पोटेशियम आयन के जुड़ने के लिए ये KCl भी ब्रेक होएगा, ये KCl भी ब्रेक होएगा। अब ये K+ इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, KHbO2, इसी फॉर्म में एग्जैक्टली मैं इसको टिश्यू के पास तक लेकर गई थी, देखो ध्यान से, ये रहा, ये बन गया वापस, यहां तक बात समझ में आ गई, ये बन गया यहां पर वापस KHbO2 हो गया, और इसी को आप क्या बोल रहे हो, हैल्डेन इफेक्ट बोल रहे हो। क्लोराइड वापस से कहां आ गया, प्लाज्मा के अंदर आ गया, प्लाज्मा से HCO3 वापस से आरबीसी के अंदर आ गया, तो क्लोराइड का तो इफ्लक्स हो गया, बाइकार्बोनेट का यहां पर क्या हो गया,
इनफ्लक्स हो गया। बाइकार्बोनेट जब अंदर आया तो ये H+ के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होगा। ये H2CO3 स्प्लिट हो जाएगा H2O और CO2 में, और ये CO2 वाटर के साथ बॉडी के बाहर चला जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट एंड इट इज कॉल्ड एज हैल्डेन इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? यहां लिख रही हूं देवयान में, इन हैल्डेन्स इफेक्ट देयर इज इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड। वैभवी, नव्या, बात समझ में आ गई? एंड इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट। क्लियर है? ठीक है। क्रिश, लैग है? लैग हो रहा है क्या? क्लियर है यहां तक? ओके। सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस। आई होप इट इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। क्या नोट्स बना लिए हैं सारे? चले आगे। Okay, now we'll move on to a very important part of the chapter. मैं क्या पढ़ा रही हूं, आपको क्या पढ़ना है MB आर्ट्स? दिव्यान, क्या छूट गया था? नोट छूट गए थे क्या? नहीं, मैं रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रही हूं, मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रही हूं। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करूं या वापस से खोलूं दिव्यान? ठीक है, कंटिन्यू कर रही हूं फिर मैं। MB आज वो टॉपिक भी पढ़ेंगे जब आएगा। चलो दिव्यांग, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, मतलब वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। हम कितनी एयर इनहेल एक्सेल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या उसकी वॉल्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। एक चीज याद रखना, वॉल्यूम्स जो होती है, ये हमेशा सिंगल होती है, और कैपेसिटीज जो होती है ये ऐड कर बनती हैं। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer। तो जो डिवाइस है जिससे आप इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को नापते हो, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर बहुत ही फेमस हुआ था कोविड टाइम पर। ठीक है, लोग बाग अपनी टेस्ट कराते थे यूजिंग द स्पायरोमीटर कि उनकी लंग में कितनी कैपेसिटी है, कितना लंग प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज नोन एज स्पायरोमीटर, which helps in clinical assessment of pulmonary function। तो स्पायरोमीटर जो है ये आपकी पल्मोनरी फंक्शंस के मेजरमेंट के काम में आता है। पल्मोनरी फंक्शंस का मतलब है लंग फंक्शंस, पल्मोनरी फंक्शंस का मतलब होता है लंग फंक्शंस। पल्मोनरी वर्ड कहीं पर भी आ जाए, आपको किसके साथ रिलेट करना है,
आपको उसको लंग्स के साथ रिलेट करना है। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पायरोमीटर, दिस इज नोन एज स्पायरोमेट्री। इस साइंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्पायरोमेट्री। ठीक है, चलो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप समझो, आपको डायरेक्ट समझ में आए। सबसे पहली वॉल्यूम जो है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज टीवी। अभी आप आराम से बैठे हो, कोई योगा नहीं कर रहे हो, कोई अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हो, कोई फोर्स ब्रीदिंग, फोर्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हो, एकदम नॉर्मली सांस ले रहे हो और एक्सहेल आउट कर रहे हो। एग्जैक्टली इसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन अ ब्रीदिंग, इट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। देख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired during normal breathing is known as tidal volume. Its value is around 500 ml. इसकी वैल्यू कितनी है? 500 ml इसकी वैल्यू है। ठीक, whole inspired air. Now this line is very important. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाऊंगी, पहले समझ लो। Whole inspired air does not reach up to the lungs. The portion of air which remains in the respiratory tract is called as anatomical dead space. मैं समझा रही हूं क्या है ये? It is called as anatomical dead space volume. The value of anatomical dead space volume is 150 ml. अब इसको ध्यान से समझो। किसी को समझ में आया है कि ये क्या बोल गया है पूरा पैराग्राफ? पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रही हूं 2 मिनट के लिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ देखो, आपने नॉर्मली एयर को ब्रीद इन किया, एयर आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में गई, रेस्पिरेटरी में पाथवे में गई, आपके लंग्स तक एंटर करी। अब आपने जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीद इन किया है, दैट इज अराउंड 500 ml, पर ये 500 ml पूरी एयर आपके रेस्पिरेटरी जोन तक जाती ही नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आपकी कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, और वो एयर जो एक्सचेंज का पार्ट नहीं बन रही है, जो आपके कंडक्टिंग जोन में ही अटक गई है, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू है अराउंड 150 ml। तो आपके लिए जो एयर काम की है वो रफली अराउंड 300 to 350 ml ही है, जिसको आप एक्चुअल में एक्सचेंज के काम में ले रहे हो। ठीक है, बट एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइडल वॉल्यूम कितनी है, तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। ठीक है, एक्सचेंज में कितनी काम आ रही है? 300 से 350 ml काम में आ रही है। क्यों? बाकी कहां गई? बाकी 150 जो थी वो हमारी कंडक्टिंग जोन में ही अटक गई। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अराउंड 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अगर मैं बोलूं कि हमारा ब्रीदिंग रेट अराउंड 12 to 15 है पर मिनट, ठीक है, और आपका टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, तो आप कितना एयर पर मिनट ब्रीद कर रहे हो? 12 को अगर पकड़े तो 12 इंटू 500 इज अराउंड 6000 ml। तो पर मिनट हम इतनी एयर को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, बट इफेक्टिव कितनी ब्रीद इन कर रहे हैं हम? इफेक्टिव एक्सचेंज में कितनी काम आ रही है? तो इफेक्टिव एक्सचेंज में 350 ml काम में आ रही है। तो अगर आप 12 पकड़ो और 12 को 350 से मल्टीप्लाई करो तो 4200 ml समथिंग आएगा आंसर। एक बार चेक करना, मैं कैलकुलेटर करूं, मेरे ख्याल से इतना ही आना चाहिए। मैथ्स वालों, हाँ बिल्कुल सही है, वाह वाह वाह, आज तो पार्टी होगी।
वेरी गुड, क्लियर है ये? सो दिस इज एक्चुअली योर एल्वियोलर एक्सचेंज। ये कितना है आपका एल्वियोलर एक्सचेंज? इतना ही है, पर आप कितना ml ऑफ एयर को पर मिनट ब्रीद इन कर रहे हो? दैट इज अराउंड योर 6000 ml। इज दिस क्लियर? ओके, दिव्या नोटेड एंड अंडरस्टूड, क्रिश क्लियर, वृंदा, नव्या, करीना, क्लियर है सबको यहां तक? आगे चले। टाइडल वॉल्यूम इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो टीवी आपको याद रखना है, एक नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आप जितना एयर एक्सचेंज कर रहे हो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा अकेली होगी, जो कैपेसिटीज है वो हमेशा जोड़े में आएंगी, वो हमेशा ऐड कर कर बनेंगी। आगे चले, चलो। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको प्यार से हम IRV बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, आप नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, पर हम फोर्सफुली भी तो इनहेल कर सकते हैं ना। तो अगर हम फोर्सफुली इनहेल करें, सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल के अलावा भी जो फोर्सफुली एयर में अंदर ले सकती हूं, दैट इज माय IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। क्या ये बात समझ में आई? ओवर टाइडल वॉल्यूम का मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एयर में फोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर ले सकती हूं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द वैल्यू इज 2500 to 3000 ml। इज दिस क्लियर? क्लियर है? अनीश, गुड इवनिंग, प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते चले जाइए, मैं हट गई हूं। क्लियर? चले आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV। अब मैं फोर्सफुली जो एयर एक्सहेल आउट कर सकती हूं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, so that is called as my expiratory reserve volume or it is called as ERV। the value is 1000 to 1011, मतलब 1000 to 11,000 ml, 1100 sorry, 1000 to 1100 ml is my expiratory reserve volume। it is the amount of air expired over tidal volume by most forceful exhalation। टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली में जितनी एयर को बॉडी से बाहर निकाल सकती हूं, दैट इज कॉल्ड एज माय ERV और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द वैल्यू इज 1000 to 1100 ml। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? चले आगे। रेसिडुअल वॉल्यूम और RV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस में काफी काम में आती है। It is the amount of air that remains inside lungs after forceful expiration। ठीक है, आप हमेशा एक चीज याद रखना, और आप इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम से कभी भी कंफ्यूज मत करना। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम वो एयर है जो आपके कंडक्टिंग जोन में ही अटक गई है बेटा, ठीक है, वहीं कहीं अटक गई है। कोई गाना है ना, दिल अटक गया है ना, वैसे ही आपकी जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम है, ये वो एयर है जो आपकी कंडक्टिंग जोन में ही अटकी हुई है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है बेटा? रेसिडुअल वॉल्यूम है फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहती है, आपके लंग्स के अंदर रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। वो एयर को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज योर RV और रेसिडुअल वॉल्यूम एंड द वैल्यू इज 1100 to 1200 ml। ठीक है, दिस एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट। आपकी लंग्स कभी भी एयर से खाली नहीं होंगी। एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है वो आपके कंडक्टिंग जोन में है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है बेटा, ये आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। सो लंग्स will never be devoid of air। तो हम कितना भी फोर्सफुली एक्सहेल आउट कर ले, तब भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहेगी, एंड दैट एयर इज कॉल्ड एज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम ऑफ एयर
can never be taken out of lungs and the value is 1100 to 1200 ml. Is this clear? ERV की क्लियर है? चलूं आगे? दिव्या नोट कर लिया? ओके. नाउ वी विल टॉक ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटीज. ना अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे. सो पहली कैपेसिटी जो है, सबसे पहले पल्मोनरी की स्पेलिंग को हम सही करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज आईसी. आपको अब नाम से ही समझ में आना चाहिए. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम कितनी एयर आप अपनी लंग्स के अंदर, मैक्सिमम कितनी एयर आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ले सकते हो, दैट इज द मेजर ऑफ योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी. सो दिस इज बेसिकली योर IRV plus TV. That means inspiratory reserve volume plus your tidal volume will form your inspiratory capacity. तो इसका वैल्यू हो जाएगा लगभग 3500 ml. Is this clear? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपेसिटी हमेशा ऐड कर बनेगी. वॉल्यूम्स को जोड़कर आप क्या बनाओगे? आप कैपेसिटीज को बनाओगे. तो पहली कैपेसिटी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज आईसी, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब आप टोटल कितनी एयर अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर ले जा सकते हो. तो दो ही तरीके हैं. पहला या तो नॉर्मली इंस्पायर करके, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम. दूसरा फोर्सफुल इनहेलेशन के साथ. तो दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, टाइडल वॉल्यूम और आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी. इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नॉर्मल एक्सपिरेशन, बेटा नॉर्मल एक्सेल के बाद ही तो आप इंस्पायर कर सकते हो ना. जब आप एयर को निकालोगे, एक्सेल आउट करोगे, उसके बाद ही तो आप एयर इनहेल कर पाओगे ना. तो उस आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन आप कितनी एयर अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो. सो दैट इज योर नॉर्मल इनहेलेशन प्लस योर फोर्सफुल इनहेलेशन, दैट विल फॉर्म योर कैपेसिटी, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है? क्लियर है दिव्यान? क्या डाउट है? फोर्सफुल क्यों होगा बेटा? फोर्सफुल नहीं होगा. फोर्सफुल एक्सेलेशन अपन बाद में देखेंगे. ठीक है? आपने नॉर्मली एक्सेल आउट करा, उस नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आपकी लंग्स कितनी एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले सकती है या आपकी लंग्स कितनी एयर को होल्ड कर सकती है, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है? आपने नॉर्मली एक्सेल आउट किया, उसके बाद आप कितना एयर अपने लंग्स के अंदर ले जा सकते हो, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम प्लस योर IRV. वैभवी, व्हाट इज द डाउट? बेटा टाइडल वॉल्यूम में आप कितना एयर अंदर ले जा सकते हो? आप 500 अंदर ले जा सकते हो, बाकी 150 कंडक्टिंग जोन में अटक जाएगा, वो अलग चीज है. पर आपने लिया अंदर तो 500 ही है ना, इसीलिए हम यहां पर 500 लेते हैं. ठीक है? ठीक है, आगे चले. सिमिलरली आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगा, दैट इज EC, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन, total volume of air a person can expire after normal inspiration. नॉर्मली इनहेल करने के बाद अब पर्सन कितना एक्सेल आउट कर सकता है, दैट इज इट्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. सो दैट वुड बी व्हाट? EC वुड बी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर है वैभवी? क्लियर है दिव्यान? तो ये कितना होगा? टीवी को ले लो 500 और ERV को ले लो 1000, तो कितना हो जाएगा? ये 1500 ml के लगभग ये हो जाएगा. ठीक है? ठीक है? नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज योर FRC.
वैभवी पीपी आ गया 00 की जगह। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको समझते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है दैट इज द टोटल ऑफ योर ERV प्लस RV, सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 2200 to 2500 ml। FRC का मतलब है कि आपकी लंग्स में कितना एयर नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा। तो नॉर्मली कितना प्रेजेंट रहेगा, अगर आप नॉर्मली ब्रीद इन कर रहे हो, इसको समझो एक बार, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। डेफिनेशन देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, वो एयर जो नॉर्मली आपके लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो अगर आपने नॉर्मली एक्सेल आउट किया है, नॉर्मली आपने एयर को अपनी लंग्स से बाहर निकाला है, तो आपका ERV आपकी लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ये इतना एयर अभी आप और एक्सेल आउट कर सकते हो। दैट मींस नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद आपके लंग्स में अराउंड 2200 से 2500 ml एयर प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई या वापस से बताऊं एक बार? क्या ये बात समझ में आई? करेक्ट कर दिया मैंने दिव्यान, मैंने देख लिया था। बट दैट इज द ओनली रीजन मैं पीपीटीज नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत होती है। बट ये लिखने में बहुत टाइम जाता है और मुझे ये चैप्टर आज खत्म करना था, इसीलिए मैं टेक्स्ट लेकर आई। अदरवाइज आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग पीपीटीज। दिव्यान क्या समझ नहीं आया? वैभवी क्लियर है? ओके। दिव्यान, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब है नॉर्मल ब्रीद आउट करने के बाद आपकी लंग्स के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब अगर आपने नॉर्मली एयर को ब्रीद आउट कर दिया तो आपकी लंग्स के अंदर दो वॉल्यूम्स हैं, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा प्रेजेंट होती है, दूसरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट is used when you are forcefully exhaling out। तो उन दोनों को जोड़ देंगे, so that amount of air is normally present in your lungs after normal exhalation। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्रिश? लो। दिव्यान अभी क्लियर है? दिव्यान अभी क्लियर? क्रिश इज इट डन? मैम, जब हम नॉर्मली इनहेलेशन करते हैं तब ERV कहां से आता है? दैट इज प्रेजेंट। आपकी ERV नॉर्मल एक्सेल आउट करने के लिए आपके पास हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट है, तभी तो आप ये FRC पढ़ रहे हो। इसको ध्यान से पढ़ो बेटा। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इतना अमाउंट ऑफ एयर आपकी लंग्स में नॉर्मली प्रेजेंट होगा ही। अब आपको जब फोर्सफुल एक्सेल आउट करना है तो आप अपनी ERV को यूज करोगे और RV आपके पास प्रेजेंट रहेगा अंदर। RV हमेशा अंदर रहेगा। RV सिर्फ तब यूज होगा जब आप एक सफोकेटिंग सिचुएशन में फंस गए होगे, तब आप अपनी RV को यूज करोगे। कहां आया बेटा ERV में? ERV की नॉर्मल वैल्यू ही इतनी है ना, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आएगा बेटा। 500 ml तो आपका टाइडल वॉल्यूम है, वो तो नॉर्मली आप यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ रिजर्व वॉल्यूम्स प्रेजेंट है और वॉल्यूम्स को जोड़कर हम कैपेसिटीज निकाल लेते हैं। दिव्यांग क्लियर है? सबको क्लियर है? कृष, नव्या, वैभवी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट,
वाइटल कैपेसिटी दैट इज योर वीसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसको समझते हैं। देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द टोटल ऑफ योर आईआरवी दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द टोटल ऑफ योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी। देखो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम आर इंक्लूडेड इन इट। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है आप नॉर्मल इनहेलेशन या एक्सहेलेशन से, फोर्सफुल इनहेलेशन से और फोर्सफुल एक्सहेलेशन से कितना अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स के अंदर ले सकते हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर वाइटल कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन प्लस योर tidal volume, so that is known as your vital capacity। vital capacity में आप ओके क्लियर है, गुड। vital capacity में आप तीन चीजें ले रहे हो, एक आप अपना टाइडल वॉल्यूम ले रहे हो जिसमें आप नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, एक आप ले रहे हो मैक्सिमम फोर्सफुल इनहेलेशन आप कितना कर सकते हो, एक आप मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सहेलेशन कितना कर सकते हो। ये तीनों मिलाकर क्या बनेंगी? आपकी वाइटल कैपेसिटी बनेंगी। सो दैट इज योर आईआरवी, ईआरवी प्लस टीवी। ठीक है, ध्यान से देख लो, समझ लो। वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। ठीक है, हो गया, डन। दिव्यांग क्लियर है? वैभवी, नव्या, चले आगे। ओके, लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब योर आईआरवी, योर ईआरवी, योर रेसिडुअल वॉल्यूम, सबको अगर हम जोड़ देंगे दैट विल फॉर्म योर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद आपकी लंग्स में टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आएगा? आईआरवी आएगा, टीवी आएगा, ईआरवी आएगा और रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। तो टीएलसी की वैल्यू होती है अराउंड 6000 ml। इज इट क्लियर? सच में होता है दिव्यांग, ये तभी तो मेजर्ड वैल्यूज है बेटा। यही तो कोविड में टेस्ट किया जा रहा था कि आप कितना एयर फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल आउट कर सकते हो। तो यहां पर एक्चुअल में पेशेंट्स की जो वैल्यूज थी ना बेटा, वो चेंज हुई थी। तो आप कितना मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हो? जितना आपका लंग का सरफेस एरिया होगा। अगर मैं लंग का सरफेस एरिया बेटा रिड्यूस कर दूंगी ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शन, ड्यू टू द कॉलोनीज या वायरस ने जो लंग्स को डैमेज कर दिया था, तो अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो आपकी एयर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाएगी, है ना। सो एक्चुअल में होता है, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये सब कुछ रियल है। ठीक है माधव, क्लासेस क्यों मैंने नहीं पढ़ा वो पोस्ट। लेट मी रीड एंड गेट बैक टू यू। आई हैव नॉट सीन द कम्युनिटी पोस्ट कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस 1 सितंबर तक क्लासेस टर्मिनेट होंगी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको कोई भी ऐसी न्यूज नहीं दूंगी जिसके बारे में मुझे 100% नहीं मालूम है। तो लेट मी चेक विद द टीम एंड देन वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। दिव्यांग टीएलसी देखो एक बार, फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद, ठीक है, फोर्सफुल इनहेलेशन आपने कर लिया, उसके बाद आपकी लंग्स में टोटल कितना एयर है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या आएगा? आईआरवी आएगा, ईआरवी आएगा, आपका टीवी आएगा और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। सो दिस इज हियर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, इसको अपन लिख सकते FRC प्लस RV, ऐसे भी लिख सकते।
ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी, सॉरी वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या है, आईआरवी, ईआरवी, टीवी, और इसमें एक आरवी और जोड़ दिया तो क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी बन गया। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटा, तो इस ग्राफ को समझो। इस ग्राफ के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, ये वाली जो लाइन चल रही है, ये वाली रेड, जिसको मैं अभी ब्लैक से कर रही हूं, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, एंड दिस इज अराउंड 500 ml। दिस इज योर नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब फोर्सफुल इनहेलेशन अगर आपने कर दिया, ठीक है, अगर आपने फोर्सफुल इनहेलेशन कर दिया तो ये क्या बन गई, आपकी आईआरवी बन गई। आईआरवी और टीवी को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को देखो, इसमें टीवी और आईआरवी को जोड़ दिया गया है। क्लियर है ये बात, ये ग्राफ क्लियर है। इसको लिखने से पहले बेटा आप इसका एक बार पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने हटा दिया, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ठीक है, ये ग्राफ समझ लोगे बेटा, इसमें बस यही है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज योर आईआरवी। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, राइट। दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज योर एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ईआरवी आ जाएगी। बस इसी तरह से आपको ग्राफ देखते चले जाना है और चीजों को जोड़ते चले जाना है। आप इसे जब देखोगे, समझोगे, तो आपको अपने आप ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। एनी डाउट इन दिस? आप यहां देखो, दिस इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स your IRV, it is including your ERV, it is including your RV। तो ये टोटल जोड़ दिया प्लस टीवी, ये टोटल जोड़ दिया तो आपकी क्या आ गई, टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में यू हैव योर ERV प्लस यू हैव योर RV हियर। तो आप इसे जोड़ते चले जाओगे तो आपके ग्राफ्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। क्लियर है, डन। आगे चलूं, चले आगे, डिजीजेस पे आ जाऊं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो पहला डिसऑर्डर है एस्थमा, ठीक है, एस्मा। So asthma is what it is, basically inflammation due to allergens। एस्थमा जो है वो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होता है। एस्थमा इज बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ एलर्जेंस। एस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है। और यहां पर इन्फ्लेमेशन किसका होता है, यहां पर इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। बेसिकली इट इज एन एलर्जी। व्हाट इज एन एलर्जी? एलर्जी इज हाइपर रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन्फ्लेमेशन मतलब सारा बता रही हूं दिव्यांग।
आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन जब एंटर करता है, एलर्जन कुड बी डस्ट, इट कुड बी पोलन, इट कुड बी एनी एजेंट, एलर्जन कुछ भी हो सकता है। एलर्जन वो एजेंट है जो आपकी बॉडी से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई लोग डस्ट में नहीं जाते हैं और वो बोलते हैं आई एम, अच्छा एलर्जन, ठीक है, एलर्जन भी बता रही हूं, कई लोग डस्ट में नहीं जाते हैं और बोलते हैं दैट वी आर एलर्जिक टू डस्ट, है ना। कई लोग बोलते हैं कि आई एम एलर्जिक टू पोलन ग्रेन्स, आई विल नॉट गो टू द गार्डन। तो एलर्जेंस क्या है? वो एजेंट्स है जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करते हैं, वो होते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस कुड बी डस्ट, इट कुड बी स्मोक, वेरी कॉमन एलर्जन इज पोलन, ठीक है। तो ये एलर्जेंस जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो कुछ की बॉडी में ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, प्रोबेबली यू विल स्नीज 1 or 2 times एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू दीज एलर्जेंस, और वो क्या करते हैं, एक हाइपर रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हाइपर रिस्पॉन्स का मतलब, आपकी बॉडी में कभी भी कोई एलर्जन जाएगा तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, है ना। म्यूकस प्रोड्यूस होगा, वो डस्ट को, एलर्जन को ट्रैप करेगा और आपकी बॉडी से एलिमिनेट कराएगा। अब म्यूकस अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है तो ठीक है, बट अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट में म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए, देखो इधर, दिस इज योर ट्रेकिया, these are your bronchi and these are the fine divisions of bronchi, that is bronchioles। अब यहां पर अगर जरूरत से ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया, जरूरत से ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो गया, इसको कुछ ऐसे समझो, अगर आपकी जो सिंक की पाइप है जिससे पानी जाता है उसके अंदर अगर बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या वाटर का मूवमेंट उतना स्मूथ होगा जितना स्मूथ होना चाहिए? नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर यहां पर इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर थिक म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो क्या एयर उतनी स्मूथली मूव कर पाएगी जितनी स्मूथली वो मूव कर सकती है? नहीं कर पाएगी। तो इस एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस की वजह से देयर वुड बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, देयर वुड बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और इस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को ही आप क्या बोलते हो? एस्थमेटिक अटैक बोलते हो। आपने मूवीज में देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन की मम्मियां होती हैं, है ना, उनको सांस नहीं आता और वो ऐसे ऐसे करके वो डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं बिकॉज उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज पर, पर्टिकुलरली ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पर थिक म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है, और उस थिक म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से एयर का जितना स्विफ्ट मूवमेंट होना चाहिए था उतना स्विफ्ट मूवमेंट नहीं हो पाता, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एस्थमा। क्लियर है? ठीक है। एलर्जन का मतलब समझ में आ गया दिव्यान? इन्फ्लेमेशन का मतलब इधर समझो। इन्फ्लेमेशन, it is the internal response, it is the internal response of the body to any foreign agent or injury। आप सबको खेलते हुए एक बार लगी होगी, हाँ या ना? एस्थमा में इनहेलर क्या करते हैं दिव्यान में बताऊंगी। एस्थमा में इनहेलर क्या करते हैं, आप सबको खेलते हुए एक बार कभी ना कभी इधर क्या कहते हैं इसको, एल्बो, है ना, और नीज पर, ठीक है। मुझे वो रील याद आ रही थी, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ठीक है, तो मुझे एल्बो याद ही नहीं आ रहा था। तो एल्बो पर और नीज पर आपको डेफिनेटली चोट लगी होगी। तो जब भी आपको इंजरी होती है तो क्या होएगा, इंजर्ड एरिया पर क्या होगा, injured area would pain, the area will show swelling, the area will become hot, ठीक है, the area will become red, ठीक है।
ये सारी चीजें होंगी, वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एरिया हॉट हो जाएगा, एरिया रेड हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, दिस इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होने का मतलब है कि आपकी बॉडी किसी इंजरी के ऊपर या किसी एक्सटर्नल फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर एक रिस्पॉन्स शो कर रही है, एंड दैट इंटरनल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज योर इन्फ्लेमेशन. So there would be pain, there would be swelling, there would be hotness, there would be redness. ठीक है. फीवर इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन. ठीक है. फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन का साइन है, दैट इज हॉटनेस. बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक. अब दिव्यांग का क्वेश्चन है कि एस्थमा में इनहेलर्स क्या करते हैं. ठीक. जो इनहेलर्स दिए जाते हैं एस्थमा में, उनके अंदर एक मेडिसिन होती है. दैट मेडिसिन इज बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर. ये मेडिसिन क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर है. अब नाम देखो, ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंको वर्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर योर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और डायलेटर वर्ड जो है इसका मतलब होता है एक्सपेंशन होना. तो जब हम दवाई पफ को मुंह में ऐसे ऐसे फुसफुस मारते हैं, तो वो दवाई जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है तो वो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को क्या करती है? एक्सपैंड कर देती है, थोड़ा सा चौड़ा कर देती है, प्लस म्यूकस को थोड़ा सा मेल्ट करती है, देयर बाय मेकिंग द पैसेज ऑफ एयर इजी. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चले. नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा. ये मुझसे लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था. दिस इज कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग. The smoke damages basically. ओके. क्रिश का क्वेश्चन है कि म्यूकस का सिक्रीशन इतना एक्सेसिव कैसे हो सकता है. मैं बताती हूं कैसे हो जाता है. इट डैमेजेस द alveoli walls. इसको लिख लो, फिर समझाती हूं. thereby reducing the surface area. एम्फाइसीमा में क्या होता है? एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं. तो एल्वियोलाई की वॉल्स जब डैमेज हो जाती है तो टोटल सरफेस एरिया जितना एक्सचेंज के लिए है वो सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. मतलब इस तरह से एल्वियोलर सैक्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो यहां पर सरफेस एरिया अभी ज्यादा है. अब देखो, स्मोक की वजह से ये वॉल्स डैमेज हो रही हैं. ये वॉल्स डैमेज हो जाती हैं ऐसे. तो जब ये वॉल्स ही यहां पर डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया ना. So this is basically caused in emphysema. The walls of the alveoli are damaged, thereby reducing the surface area, and the main cause is smoking. Now, Krish, coming back to your question, mucus का over secretion कैसे हो जाता है? यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है. There is hyper response. ठीक है. हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो कि हाइपर रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करते हैं. जैसे आप कई बार नहीं बोलते हो कि अरे बहुत छोटी सी बात थी, ये तो यूं ही ज्यादा रो रही है. ऐसे बोलते हो ना कि छोटी सी बात पे इतना बड़ा ड्रामा कर दिया. तो एग्जैक्टली इतना छोटा सा एलर्जन बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी इतना बड़ा ड्रामा कर देती है, इतना ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है जितने की जरूरत नहीं है. तो जो म्यूकस हमारी रक्षा करता है वो ही म्यूकस यहां पर बीमारी का कारण बन जाता है. इसी को एस्थमा कहा जाता है. ठीक है. आज छुट्टी कितने बजे होगी? पढ़ तो लो पहले. ठीक. एम्फाइसीमा समझ में आ गया.
नेक्स्ट डिजीज bronchitis. It is the inflammation of bronchi due to pathogen. बेटा एस्थमा में एल्वियोलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस नहीं हुआ है। एस्थमा में आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में एयर का पैसेज डिफिकल्ट हो गया ड्यू टू थिक म्यूकस, ठीक। बट इन केस ऑफ एम्फाइसीमा आपका रेस्पिरेटरी पैसेज प्रॉपर है, बट एल्वियोलाई में सरफेस एरिया कम हो गया है, तो दोनों में डिफरेंस है। मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है कि ब्रोंकाइटिस और एस्थमा में क्या फर्क है। Bronchitis is caused due to certain pathogens, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होता है, whereas एस्थमा जो है वो आपको बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, एलर्जेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। दिस ब्रोंकाइटिस इज बेसिकली योर कफ। ब्रोंकाइटिस इज बेसिकली योर कफ, खांसी होना इज ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म यहीं पर देखेंगे, रिनिटिस। रिनिटिस इज बेसिकली कॉमन कोल्ड, जुकाम, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इज योर खांसी, रिनिटिस इज योर जुकाम, ठीक है। दिस इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नेजल, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नेजल ट्रैक्ट। रिनिटिस, किसी भी वर्ड के पीछे बेटा ध्यान दो, आइटिस आइटिस वर्ड लग रहा है ना किसी भी वर्ड के पीछे, तो वो इन्फ्लेमेशन है, कहीं पर भी लगा लो वो इन्फ्लेमेशन बन जाएगा। रिनिटिस, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा दो, वो उसका रिस्पेक्टिव इन्फ्लेमेशन बन जाएगा, ठीक है। एक प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है, उसमें प्लूराइटिस, तो वो प्लूरल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो गया तो प्लूराइटिस बन गया। नेफ्राइटिस, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा दो, वो उसका इन्फ्लेमेशन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जिसको आप बोलते हो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। ऐसा ऑक्यूपेशन जो कि आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे दे, सो दोज ऑक्यूपेशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। जैसे वूल सॉर्टर्स, जो वूल की सॉर्टिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वूल से जो डस्ट निकल रही है उसको इनहेल करते हैं। सिलिका मशीनरी या सिलिका इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर्स जो सारा दिन, जो रोड पुलिस वाले होते हैं, वो सारा दिन पोल्यूशन इनहेल करते हैं, तो उनको भी लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन जिससे आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाए, दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। यहां पर कौन सा सिस्टम इफेक्ट होना चाहिए आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में गिनेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। एस्थमा के बाद आइटिस नहीं होता, एस्थमा के बाद आइटिस नहीं, ठीक। अब माउंटेन सिकनेस। What is mountain sickness? As we go to higher altitude, the pressure as we go to higher altitude, the atmospheric pressure decreases, so it becomes difficult to inhale, and that is called as mountain sickness. तो जैसे जैसे अगर आप लेह लद्दाख गए हो तो
तो वहां पर आपने फील किया होगा, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं उसको, मुझे माउंट एवरेस्ट याद आ रहा है, हिल स्टेशंस पे जब हम जाते हैं या व्हेन वी मूव टू हायर ऑल्टीट्यूड, तो वहां पर हमको जो ब्रीथ करना है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि एज वी गो टू हायर ऑल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हमारी बॉडी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो आप इनहेल कैसे कर पाओगे? आप इनहेल कर ही नहीं पाओगे। और ऐसी सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि नाक से, कान से खून निकल कर आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। उस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड सिकनेस और इट इज कॉल्ड एज माउंटेन सिकनेस। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस से बिल्कुल अलग है। मोशन सिकनेस होती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रैवलिंग की वजह से अगर आपको वॉमिट आ रही है तो वो मोशन सिकनेस है। बट हायर ऑल्टीट्यूड पे अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज माउंटेन सिकनेस। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है क्रिश, यहां तक क्लियर है? तो अब अपन तो कभी कभी माउंटेन्स पे जाते हैं, पर वो लोग जो माउंटेन्स पर ही रहते हैं उनको कितना डिफिकल्ट होता होगा। सो पीपल हु लिव एट हायर ऑल्टीट्यूड, दे people living at higher altitude have RBC count more than people living at plains। जो लोग हायर ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं उनका आरबीसी काउंट हमारे आरबीसी काउंट से ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज हायर ऑल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं वो लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ब्रीद इन कर रहे हैं, तो जितना भी एयर वो इनहेल कर रहे हैं वो मैक्सिमम आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए, इसीलिए उनका आरबीसी काउंट हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिव्यान, मुझे भी बहुत मोशन सिकनेस है, ठीक है, नॉट ऑन प्लेन, बट अगर गोल गोल रास्ते आते हैं ना तो बस मैं गिव अप मोड पे आ जाती हूं। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई भी डाउट है? क्लियर? सब कुछ क्लियर है? बाकी आई थिंक आपको निमोनिया, टीबी, इन सब के बारे में एक आइडिया होगा। बोथ निमोनिया एंड टीबी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। TB is caused by Mycobacterium tubercle, whereas pneumonia is caused by Pneumoniae bacteria। ठीक है, दोनों के केस में लंग्स को इफेक्ट किया जाता है। निमोनिया जनरली छोटे बच्चे और ओल्ड एज लोगों को होता है, whereas TB जो है ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल जो है वो लंग्स को धीरे धीरे फिनिश कर देता है, जिसके लिए आप ट्रीटमेंट देते हो, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप ये सब आप लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है क्रिश, हाल्डेन इफेक्ट सुन ले बेटा। अच्छा, आज मैं क्वेश्चंस भी लेकर आई थी बट आई डोंट थिंक सो अपने पास क्वेश्चंस का टाइम है, तो ये मैं पीडीएफ एज इट इज शेयर कर दूंगी, तो आप जब टेलीग्राम पे देखोगे तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक, ये आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ये सारे। ठीक है, ओके। क्रिश, हाल्डेन इफेक्ट इज जस्ट रिवर्स ऑफ योर क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। हाल्डेन इफेक्ट होता है ताकि आप ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करो और CO2 को बॉडी से अलविदा कर दो। तो जो जो चीजें आपकी क्लोराइड शिफ्ट में हुई थी उससे जस्ट रिवर्स चीजें आपके हाल्डेन इफेक्ट में होती हैं। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज लंग की एल्वुलाई के पास जाता है तो लंग के एल्वुलाई से O2 जो है वो आपकी आरबीसी में आएगा। जैसे ही O2 आरबीसी में आएगा, हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड करेगा। हीमोग्लोबिन जब O2 के साथ बाइंड करता है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अपने बॉन्ड्स छोड़ देता है। मैं लिखूं या ओरली समझा दूं? डिजीजेस
2 डिजीजेज हैं, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी इसके, ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, ठीक है, दोनों ही बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक, यहां पर कृष आप देखो, ओरली समझ नहीं आएगा, हाल्डेन इफेक्ट पढ़ा रही हूं मैं, जिसका छूट गया है वो रिवाइज कर लो। ठीक है, यहां पर CO2 है, यहां पर ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन प्लाज्मा में आया, ये CO2 इधर चला गया, तो अराउंड 3% ऑक्सीजन यही प्लाज्मा में घुल मिल गया। आरबीसी के अंदर क्या क्या बना हुआ था आपको याद है? H.HB NHCOOH, आरबीसी के अंदर KCl बना हुआ है और यहां पर बाइकार्बोनेट है, इतना याद है बेटा। अब जब ऑक्सीजन यहां पर आएगा, आरबीसी के अंदर जब ऑक्सीजन आएगा तो ये हीमोग्लोबिन जो है यहां से ब्रेक होएगा, H+, HB, NH2, CO2, ये CO2 भी अलविदा। ठीक, अब ये HB जो है ये O2 के साथ जुड़ेगा, HbO2 बनाएगा, जैसे ही ये होगा यहां पर ये KCl टूट जाएगा और ये K जो है ये इस HbO2 के साथ जुड़ जाएगा। इसी फॉर्म में मैंने आपको ट्रैवल बताया था, ट्रांसपोर्ट बताया था ऑक्सीजन का। ठीक, अब ये जो Cl- इस आरबीसी के अंदर बना, ये Cl- इस आरबीसी से बाहर जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इफ्लक्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्लक्स। रिवर्स हो गया क्लोराइड शिफ्ट का, क्लोराइड शिफ्ट में इनफ्लक्स हुआ था, यहां पर क्या हो गया? इफ्लक्स हो गया। अब जब क्लोराइड का इफ्लक्स हुआ तो बाइकार्बोनेट का इनफ्लक्स हो जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट जो है ये ज्वाइन करेगा इस H+ के साथ, बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये टूट जाएगा H2O और CO2 में, और ये CO2 भी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाल्डेन इफेक्ट। और यहां पे काम आने वाला एंजाइम भी कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर है? दिव्यान क्लियर है? क्लियर? जा 2-4 क्वेश्चंस कर लो, चलो। अच्छा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देती हूं, बाकी आप देख लोगे। अच्छा, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। वोमेन्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द, वोमेन्स ग्लैंड्स जो है ये कहां लोकेटेड होते हैं? ये हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज में प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मेल के लिए। ठीक है, अच्छा ये करो, चलो। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, टीवी, आरवी, आईआरवी, वीसी। इसको अरेंज करो इनकी इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स में। टाइडल वॉल्यूम 500 ml करो। ठीक है, यही आंसर है। वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद उससे पहले आरवी। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स? वीसी क्या है लंग्स की? व्हाट इज दी वीसी? करो आंसर। दिव्यान, मैं सर को बोलूंगी कि दिव्यान ऐसे बोल रहा था कि फिजिक्स की क्लास थोड़ी सी पोस्टपोन करा दो, क्वेश्चंस करा दो। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बेटा? आईआरवी, ईआरवी प्लस टीवी। तो उस टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर मैं आरवी निकाल दूंगी तो क्या आ जाएगी? मेरी वीसी आ जाएगी। ठीक है,
मत बताना। बी इज एब्सोल्युटली राइट दिव्यान। अच्छा ये करो, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कर लो, इसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है? दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, दिस इज फॉल्स। ठीक है, 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में ट्रैवल होता है। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। दे ट्रांसपोर्ट अराउंड 99.5% ऑफ O2। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये 97% करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% इज ट्रांसपोर्टेड। तो ये भी गलत हो गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है, अल्फा डी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना। प्लस मैंने ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस की पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी ELP बनाई है विच हैज अराउंड 50 to 60 आई थिंक 70 ऑड क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस लगभग है। वो भी मैं आज आपको शेयर कर दूंगी या मैक्सिमम बाय कल आपको शेयर कर दूंगी, तो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। नाउ व्हेनेवर वी आर मीटिंग नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अपन सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे और उसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। लिख दूंगी, टीबी भी लिख दूंगी दिव्यांग, लिख दूंगी, सारी डिजीजेस भेज दूंगी, डोंट वरी। पढ़ाऊंगी मैं पूरा आपको, आप उसका टेंशन मत लो, वो स्ट्रेस आप मेरे पे छोड़ दो एंड जल्दी दे दूंगी। और एक और चीज मैं बोल रही थी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन मतलब नेक्स्ट वीक से, फॉर श्योर नेक्स्ट वीक से, ये मेरा कमिटमेंट है, अगर आप अग्री करते हो कि एक दिन मैं लाइव क्लास लूं और एक दिन मैं प्रीमियर डाल दूं, क्योंकि टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन तो लाइव लूं 4 से 5:15 बजे तक, और एक दिन मैं आपको प्रीमियर क्लास दे दूं जो कि आपकी केमिस्ट्री के बाद प्रीमियर हो जाए। क्या आप उस चीज के लिए अग्री करते हो? क्लासेस कैंसिल नहीं करूंगी, दिव्यांग कर दूं, क्रिश, करीना, वैभवी, सब बता दो, एक दिन लाइव क्लास एक दिन प्रीमियर कर दूं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि डेली लाइव क्लास नहीं शेड्यूल हो पा रही है और मैं चाह रही हूं कि मैं आपको डेली पढ़ाऊं। तो 1 डे लाइव 1 डे प्रीमियर, आई थिंक दैट वुड वर्क। करके देखते हैं, 1 वीक नहीं होगा तो फिर वापस से उसको रीएडजस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।